प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री के पहले अध्याय का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। आज की टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तो बच्चों, हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि 18वीं सदी के मध्यकालीन यूरोप में वैसे राष्ट्र नहीं हुआ करते थे जैसा कि हम लोग आज मानचित्र पर देखते हैं, जानते भी हैं और समझते हैं। आधुनिक जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड कई सूबों, प्रांतों और साम्राज्यों में उस समय बटा हुआ था और हर शासक का अपना स्वतंत्र इलाका भी हुआ करता था। पूर्वी और मध्य यूरोप में शक्तिशाली राजाओं के अधीन विभिन्न प्रकार के लोग रहा करते थे। उन लोगों की कोई सामूहिक साझा पहचान भी नहीं हुआ करती थी। वे लोग अलग अलग भाषाएं भी बोलते थे। तो किसी एक खास शासक के प्रति समर्पण ही उनमें कोई समानता की पुष्टि करता था। यानी उस समय जो है, ये किसी भी तरह से राजनीतिक एकता को बढ़ावा देने वाली बात या ताकत नहीं थी समाज में। तो अब प्रश्न उठता है कि ये प्रश्न देखिए कि राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा। तो हम लोग राष्ट्र राज्य के उदय के कारण, तो कारण क्या हो सकता है? जब लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा होगी, यानी अपने देश, अपने वतन का एक भाव विकसित होगा, जब लोगों में एक सामूहिक साझा पहचान विकसित होगी, तो इसी देश प्रेम की भावना को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। और जब राष्ट्रवाद होगा तो राष्ट्र का भी उदय होगा, ये स्वाभाविक है। तो ये जो है कि कैसे उभरा, तो इसको जानने के लिए हम लोग एक एक कारणों या प्रक्रियाओं को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुलीन वर्ग के बारे में और जो नया मध्यम वर्ग है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कुलीन वर्ग यानी कि अभिजात वर्ग, ये जो है कुलीन वर्ग, इसके बारे में पहले देखेंगे, फिर इसके बारे में देखेंगे। तो कुलीन वर्ग जो है, उस समय यूरोप महाद्वीप में जमीन से संपन्न, सदा से सामाजिक और राजनीतिक तौर पर प्रभावशाली हुआ करता था। उस वर्ग के लोगों की जीवन शैली एक जैसी होती थी, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में हों, और शायद यही जीवन शैली उन्हें एक धागे में पिरो कर रखती थी। और ग्रामीण इलाकों में उनकी जागीरें हुआ करती थी और शहरी इलाकों में आलीशान बंगले भी हुआ करते थे। अपनी एक खास पहचान बनाए रखने के लिए और कूटनीति के उद्देश्य से वे हमेशा फ्रेंच भाषा ही बोला करते थे। उनके परिवारों में संबंध बनाए रखने के लिए शादियां भी हुआ करती थीं। लेकिन सत्ता से संपन्न यह जो अभिजात वर्ग था, वो संख्या में बहुत ही छोटा था। आबादी में इनका हिस्सा बहुत ही कम था। तो जनसंख्या में अधिकांश हिस्सा किसका था? किसानों का था। पश्चिम यूरोप में ज़्यादातर जो ज़मीनें थीं, उन ज़मीनों पर काश्तकारों और छोटे किसानों द्वारा खेती की जाती थी। दूसरी ओर पूर्वी और केंद्रीय यूरोप में बड़ी बड़ी जागीरें हुआ करती थीं, जहां दासों से, जो गुलाम हुआ करते थे, उनसे काम लिया जाता था। अब इसके बाद थोड़ा हम लोग मध्यम वर्ग के भी बारे में देख लेते हैं। इस वर्ग के बारे में देख लेते हैं, मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग जो है, पश्चिमी यूरोप और केंद्रीय यूरोप के कुछ भागों में जब उद्योग धंधे बढ़ने लगे थे, तो इस वर्ग का उदय हुआ। आपको पता है
कि 18वीं सेंचुरी में सबसे पहले औद्योगिकरण इंग्लैंड में शुरू हुआ और इसके बाद धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया। अब जब औद्योगिकरण शुरू हुआ तो इससे शहरों का भी विकास होने लगा, जहां एक नए व्यावसायिक वर्ग का उदय हुआ। बाजार के उत्पादन के लिए इस नए वर्ग का जन्म हुआ। इससे समाज में नए समूहों और वर्गों का भी जन्म होने लगा। अब इस नए सामाजिक वर्ग में एक वर्ग कामगारों का हुआ करता था, तो दूसरा मध्यम वर्ग का, जिसमें उद्योगपति, व्यवसायी, व्यापारी आदि हुआ करते थे। और इसी वर्ग ने राष्ट्रीय एकता की भावना को एक रूप प्रदान किया था। अब ध्यान दीजिए कि आप भारत में भी यदि देखेंगे तो अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के विरुद्ध जो आंदोलन शुरू हुआ था उसमें मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी भूमिका थी। मध्यम वर्ग ने ही जो है अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रीयता की भावना पैदा किया और पूरे देश को एक कर दिया और पूरा देश जो है कि मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ सड़कों पर उतर आया। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे, यानी उदार राष्ट्रवाद की भावना। तो 19वीं सदी के शुरुआती दौर के यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का उदारवाद की भावना से गहरा तालमेल था। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद के मूल में व्यक्ति की स्वतंत्रता और समान अधिकार की भावनाएं थीं। तो उदारवाद का मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता से है। राजनैतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उदारवाद की भावना से ही आम सहमति से शासन के सिद्धांत को बल मिला होगा निश्चित तौर पर, और उदारवाद के कारण ही तानाशाही और वंशानुगत विशेषाधिकारों की समाप्ति हुई होगी। क्योंकि उदारवाद के जड़ में क्या है, उदारवाद का मूल भाव क्या है, स्वतंत्रता और समान अधिकारों से। तो इससे एक संविधान की आवश्यकता महसूस होने लगी, साथ में प्रतिनिधित्व पर आधारित सरकार की भी। तो 19वीं सदी के उदारवादियों ने संपत्ति की अक्षुण्णता की बात को भी पक्के तौर पर रखना शुरू कर दिया। इसी में एक बात और आती है, मताधिकार की बात आती है। तो फ्रांस में अभी भी हर नागरिक को मताधिकार नहीं मिला था। आपको पता है कि फ्रांस की क्रांति के बाद जब राजशाही को समाप्त करके प्रजातांत्रिक व्यवस्था कायम की गई थी, तो उसमें सक्रिय नागरिक की बात भी सामने आई थी। तो सक्रिय नागरिक जो थे उन्हीं को मताधिकार मिला हुआ था। तो सक्रिय नागरिकों में जिनके पास धन दौलत है, जो पढ़े लिखे हैं, जो पुरुष हैं, महिलाओं को मताधिकार नहीं मिला था। तो क्रांति के पिछले दौर में केवल ऐसे पुरुषों को ही मताधिकार मिले थे जिनके पास संपत्ति होती थी। जैकोबिन क्लबों के दौर में कुछ थोड़े समय के लिए यदि आप देखेंगे तो कुछ थोड़े समय के लिए हर वयस्क पुरुष को मताधिकार दिए गए थे। लेकिन जब नेपोलियन कोड आया तो फिर से पुरानी व्यवस्था को बहाल कर दिया गया, यानी फिर कुछ लोगों तक ही मताधिकार सीमित हो गया। ये आप क्लास 9th में भी जो है कि पढ़ चुके हैं, और फिर से यहाँ पर जो है आपको बताया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको समझने में आसानी भी होगी। नेपोलियन के शासनकाल में
महिलाओं को नाबालिगों जैसा दर्जा दिया गया था, जिसके कारण से वे अपने पिता या पति के नियंत्रण में होती थी। पूरी 19वीं सदी और 20वीं सदी की शुरुआत तक महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों के मताधिकार के लिए संघर्ष जारी रहा। तो यह भी जो है कि एक एकता को बढ़ाने वाला मुद्दा बना। अब आप देखेंगे इसमें आगे तो आर्थिक क्षेत्र की भी बात की जाती है। ये आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद की बात की जाती है। तो नेपोलियन कोड की एक और ख़ास बात थी आर्थिक उदारीकरण। मध्यम वर्ग जिसका अभी अभी जन्म हुआ था, वो भी आर्थिक उदारीकरण के पक्ष में था। और इसे समझने के लिए 19वीं सदी के पहले आधे हिस्से वाले ऐसे क्षेत्र का उदाहरण लेते हैं जहाँ जर्मन बोलने वाले लोग रहते थे। तो जर्मन बोलने वाले लोग जहाँ रहते थे उस क्षेत्र में 39 प्रांत थे जो कई छोटी छोटी इकाइयों में बटे हुए थे। हर इकाई की अपनी अलग मुद्रा होती थी और मापन की अपनी अलग प्रणाली भी हुआ करती थी। जैसे यदि कोई व्यापारी हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाता है तो उसे 11 चुंगी नाकाओं से होकर गुजरना पड़ता था और हर नाके पर लगभग जो है 50% चुंगी देनी पड़ती थी। तो चुंगी का भुगतान का भार और माप के अनुसार दिया जाता था। चुंगी का भुगतान भार और माप के अनुसार दिया जाता था, यानी वस्तु का भार कितना है और उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो विभिन्न स्थानों के भार और माप में अत्यधिक अंतर होने के कारण से इसमें बड़ी उलझन होती थी। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि व्यवसाय के लिए बिल्कुल प्रतिकूल माहौल था। तो आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण यानी आर्थिक क्षेत्र में भी जो है कि स्वतंत्रता इस वर्ग को जरूरी हो गई। यानी इस वर्ग को आर्थिक क्षेत्र में भी स्वतंत्रता की जरूरत थी, क्योंकि इससे जो है कि आर्थिक गतिविधियों में विघ्न उत्पन्न होता था। नए व्यवसायिक वर्ग की मांग हो गई कि एकल आर्थिक क्षेत्र बहाल किए जाएं ताकि समान लोगों जो सामान है लोगों और पूंजी के आदान प्रदान में कोई बाधा उत्पन्न न हो। अब देखिए 1834 में पर्सिया की पहल करने पर जोवरलिन के कस्टम यूनियन का गठन हुआ, जिसमें बाद में अधिकांश जर्मन राज्य भी शामिल हो गया। चुंगी की सीमाएं समाप्त की गईं। मुद्राओं के प्रकार को 30 से घटाकर 2 कर दिया गया और इस बीच रेलवे के जाल के विकास के कारण आवागमन की सुविधा को और बढ़ावा मिला। इससे एक तरह के आर्थिक राष्ट्रवाद का विकास हुआ जिसने उस समय जड़ ले रही राष्ट्रवाद की भावना को बल प्रदान किया। अब 1815 के बाद यदि आप देखेंगे, अगली टॉपिक पर हम लोग आते हैं। 1815 के बाद एक नए रूढ़िवाद का जन्म होता है। अब देखिए ये रूढ़िवाद क्या है। सबसे पहले रूढ़िवाद देख लेते हैं। रूढ़िवाद ऐसा राजनीतिक दर्शन है, यानी ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रीति रिवाजों पर जोर देता है। यानी जो पहले से है वही चलना चाहिए और तेज बदलावों की बजाय वो क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है अब अगली टॉपिक पढ़ेंगे कि 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद आया, तो उसका जो है कि क्या असर रहा।
तो 1815 में ब्रिटेन, रूस, पर्सिया और ऑस्ट्रिया की सम्मिलित ताकतों ने नेपोलियन को पराजित किया था। अब ध्यान दीजिए कहाँ पराजित किया था? वाटरलू की लड़ाई में। यानी नेपोलियन युग का अंत भी 1815 की वाटरलू की लड़ाई के बाद अंत हो गया। नेपोलियन युग का अंत हो गया। और वाटरलू की लड़ाई में, जो कि 1815 में हुई थी, उसमें ब्रिटेन, रूस, पर्सिया और ऑस्ट्रिया ये मुख्य ताकतें एक और थीं जिन्होंने मिलकर के नेपोलियन को हराया। तो नेपोलियन की पराजय के बाद यूरोप की सरकारें रूढ़िवाद को अपनाना चाहती थीं। यानी जो पुरानी व्यवस्था है वही चलनी चाहिए। तो रूढ़िवादियों का मानना था कि समाज और देश की परंपरा, संस्थानों का संरक्षण ये जरूरी है। उनका मानना था कि राजतंत्र, चर्च, जो भी सामाजिक ढांचा है, संपत्ति और परिवार के जो पुराने ढांचे हैं उसको बरकरार रखा जाए। लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोग ये भी चाहते थे कि प्रशासन के क्षेत्र में नेपोलियन द्वारा जो लाया गया आधुनिकीकरण था, जो आधुनिक व्यवस्थाएं थीं, उनको भी कायम रखा जाए। तो अब ये रूढ़िवाद से नए रूढ़िवाद का जन्म हुआ 1815 के बाद। यानी पुरानी व्यवस्था को तो कायम किया जाए, लेकिन आधुनिक व्यवस्था जो कि नेपोलियन ने लागू किया था, जिसको सब लोग स्वीकार भी किए थे, यानी लोग, जनता, शासक नहीं, उस आधुनिक व्यवस्था को कायम किया जाए, रखा जाए। उनका मानना था कि उस प्रकार के आधुनिकीकरण से परंपरागत जो संस्थाएं हैं उनको और अधिक बल मिलेगा। उन्हें लगता था कि एक आधुनिक सेना, एक कुशल प्रशासन, एक गतिशील अर्थव्यवस्था और सामंतवाद और दासता की समाप्ति से यूरोप के राजतंत्र को और अधिक मजबूती मिलेगी। अब थोड़ा सा एक अति महत्वपूर्ण इसमें टॉपिक है वियना संधि। वियना की संधि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये इस पर बार बार प्रश्न आता है कि वियना की संधि की प्रमुख बातों को बताइए, या वियना की संधि के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये जो है कि आपको इस संधि के बारे में जानना चाहिए कि क्या क्या इसमें खास बातें थीं। तो हम लोग वियना की संधि जो है कि देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। इसमें आप देखेंगे कि 1815 में ब्रिटेन, रूस, पर्सिया, ऑस्ट्रिया ये जो यूरोपियन शक्ति के प्रतिनिधि देश थे, जो प्रमुख देश थे जिन्होंने वाटरलू के लड़ाई में नेपोलियन को हराया था, इन्होंने यूरोप की नई रूपरेखा तय करने के लिए वियना में एक मीटिंग बुलाई, कांग्रेस। और इस मीटिंग की मेहमान नवाजी का भार ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक पर था। और इस मीटिंग में वियना संधि का खाका तैयार किया गया। इस संधि का मुख्य लक्ष्य था नेपोलियन के काल में यूरोप में आए हुए अधिकांश बदलावों को बदल देना। और इस संधि के अनुसार फिर कई कदम उठाए गए। उन कदमों को भी जो है आपको जानना चाहिए कि वो कदम कौन से थे जो कि इसमें उठाए गए थे। अब ध्यान दीजिए इसमें वियना संधि के बारे में। पहला कदम कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो बोरबोन यानी बुर्बो वंश को सत्ता से हटा दिया गया था, उसे फिर से सत्ता दे दी जाए। आपको पता होगा जो 9th क्लास में पढ़े थे
बुर्बो वंश के शासक को फिर से सत्ता दे दी जाए। दूसरी बात जो है, फ्रांस की सीमा पर कई राज्य बनाए गए ताकि भविष्य में फ्रांस अपना साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश न करे। उदाहरण के लिए उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित कर दिया गया। इसी तरह से दक्षिण में पिडमांट से जेनेवा को जोड़ दिया गया। पर्सिया को उसकी पश्चिमी सीमा के पास कई महत्वपूर्ण इलाके भी दे दिए गए। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का कब्जा दे दिया गया। और नेपोलियन ने 39 राज्य का एक जर्मन संगठन बनाया था, उसमें इस संधि में कोई बदलाव नहीं किया गया। और जो इस संधि की आखिरी बात थी, वह पूर्व में रूस को पोलैंड के कुछ भाग दे दिए गए, जबकि पर्सिया को सेक्सोनी का एक भाग दे दिया गया। यानी जिन जिन जो है कि देशों ने नेपोलियन को हराने में हिस्सा लिया था, अपना योगदान दिया था, उनको जो है कि कुछ न कुछ इस संधि में मिला। अब आइए 1815 में जो रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं आई, वे सब तानाशाही प्रवृत्ति की ही थीं। वे किसी प्रकार की आलोचना या विरोध को बर्दाश्त नहीं करते थे। उनमें से अधिकांश ने अखबारों, किताबों, नाटकों और गानों में व्यक्त होने वाले जो विषय वस्तु था, उस पर जो है कड़ा सेंसर कानून लगा दिया। ये आप उसको चित्र में भी देख सकते हैं। इसको नीचे चित्र दिया गया है कि किस तरह से जो है कि ये चित्र है, आप ध्यान से देखिए। ये उसी पर जो है कि व्यंग किया गया है कि जो तानाशाहियाँ थीं, वो जो है कि किसी तरह की अपनी आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और इस चित्र में व्यंग किया गया है तानाशाही पर। ये चिंतकों का क्लब है, 1820 के आसपास बनाया गया एक अनाम व्यंग चित्र है। और बाईं तरफ की पट्टी पर लिखा है कि आज की बैठक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमें कब तक सोचने दिया जाएगा, हैं? और दाईं तरफ बोर्ड पर क्लब के नियमों की सूची है, जिनमें शामिल है कि इस पढ़े लिखे समाज का पहला नियम है खामोशी। तो खामोशी जो है इस समाज का सबसे पहला। ये व्यंग है तानाशाही पर, क्योंकि तानाशाही ने जो है बोलने, अभिव्यक्त की आज़ादी पर, किसी भी तरह की आलोचना करने पर, विरोध करने पर ये बर्दाश्त नहीं करते थे। तो उसी पर जो है कि ये व्यंग चित्र बनाया गया है। और ऐसी किसी स्थिति से बचने के लिए जब इस क्लब का कोई सदस्य बोलने के लोभ का शिकार हो जाए, तो सदस्यों को प्रवेश करने पर मुंह बंद रखने वाले मोहरे मजल बांटे जाएंगे। ये जो है कि पट्टी लगा लेंगे जो है कि सभी लोग, यदि किसी को बोलने की इच्छा होती है ज़्यादा, तो वो जो है कि अपने मुंह पर पट्टी लगा लेगा। तो ये जो है कि व्यंग चित्रकारी इस पर जो है कि की गई है। अब हम लोग जो है कि आते हैं क्रांतिकारियों के बारे में थोड़ा देखते हैं कि क्रांतिकारी जो है कि क्या और कौन थे, उनका क्या रोल था। तो 1815 की घटनाओं के बाद सजा के डर से जो कई उदारवादी राष्ट्रवादी थे, वो जमीन दोज हो गए, यानी छुप गए। इसमें जो है कि जियोसेपे मेस्सिनी एक इटालियन क्रांतिकारी था। उसका जन्म 807 में हुआ था। वह कार्बोनारी के सीक्रेट सोसाइटी का एक सदस्य बन गया। जब वह महज 24 साल का था, तभी लिगुरिया में क्रांति फैलाने की कोशिश में उसे 1831 में देश निकाला दे दिया गया था। वैसे भी क्रांतिकारियों के साथ कोई भी व्यवस्था हो, आपके भी देश में जो अंग्रेज थे वो क्रांतिकारियों के साथ बहुत क्रूरता के साथ व्यवहार करते थे। तो क्रांतिकारी किसी भी देश में हों, उनको जो है कि कड़ी ही सज़ा देने की कोशिश हर समाज करता है। तानाशाही जो व्यवस्थाएं होती हैं उसमें होता है। तो उनको 1831 में देश निकाला दे दिया गया था। कहाँ पर? लिगुआरिया में। उसके बाद उसने 2 अन्य सीक्रेट सोसाइटी का गठन किया।
इनमें से पहला था मार्से में यंग इटली और फिर बर्ने में यंग यूरोप। तो मैथिनी का मानना था कि भगवान ने मानवता की नैसर्गिक इकाई बनाया है। भगवान ने राष्ट्र को मानवता की नैसर्गिक प्राकृतिक इकाई बनाया है। इसलिए इटली को छोटे छोटे राज्यों के बेमेल संगठन से बदलकर एक लोकतंत्र बनाने की जरूरत है। अब देखिए कितना क्रांतिकारी विचार है मैथिनी का। तो मैथिनी का अनुसरण करते हुए लोगों ने जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में ऐसी कई सीक्रेट सोसाइटी बनाई, संगठन बनाने शुरू कर दिए। और रूढ़िवादियों को मैथिनी से डर भी लगता था। मैटरनिक ने तो मैथिनी को बताया था कि वह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। तो बच्चों, आज हम लोग इस चैप्टर का दूसरा भाग पढ़े हैं और हम लोग कल फिर तीसरे भाग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।